ब्रेन रूल्स, मस्तिष्क की अद्भुत दुनिया में आपका स्वागत है। कल्पना कीजिए, आपका मस्तिष्क एक जादुई कंप्यूटर है। ऐसा कंप्यूटर जो हमेशा सीखता है, बदलता है और नई चुनौतियों के लिए खुद को तैयार करता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस अद्भुत मशीन को वास्तव में चलाने के नियम क्या हैं? क्या होगा अगर आपको वह मैनुअल मिल जाए जो बताता है कि मस्तिष्क को कैसे अधिक प्रभावी और बेहतर तरीके से उपयोग किया जा सकता है? डॉ जॉन मेडिना की ब्रेन रूल्स यही मैनुअल है। यह सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि मस्तिष्क के रहस्यों को खोलने की एक कुंजी है। यह हमें सिखाती है कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है, कैसे हम इसे बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं और कैसे छोटी-छोटी आदतें हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल सकती हैं। डॉ मेडिना हमें बताते हैं कि मस्तिष्क का कोई ऑफिशियल यूजर गाइड नहीं है, लेकिन विज्ञान ने इतने गहरे राज खोले हैं कि अगर आप उन्हें जान लें तो आप अपनी सोचने, समझने और काम करने की क्षमता को कई गुना बढ़ा सकते हैं। चाहे आप एक छात्र हों, शिक्षक, पेशेवर या माता-पिता, यह किताब हर किसी के लिए है जो अपने जीवन को मस्तिष्क की शक्ति के जरिए बदलना चाहता है। तो तैयार हो जाइए। इस सफर में आपको पता चलेगा कि क्यों व्यायाम आपकी याददाश्त को तेज करता है, क्यों नींद आपकी रचनात्मकता को बढ़ाती है और क्यों तनाव से बचना आपके दिमाग के लिए जरूरी है। मस्तिष्क के इन 12 नियमों को समझने के बाद आप न केवल बेहतर महसूस करेंगे, बल्कि आपके काम करने और सोचने का तरीका भी हमेशा के लिए बदल जाएगा। आइए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं, जहां हर पन्ना आपको अपने दिमाग के जादू और उसकी अनंत संभावनाओं से परिचित कराएगा। आपका मस्तिष्क इंतजार कर रहा है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका ब्रेन यानी कि दिमाग कितना पावरफुल है? यह शब्दों और नंबर्स को समझ सकता है। जब आप डरे या घबराए हुए होते हैं, तब भी यह आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने में मदद करता है। आपका ब्रेन सिर्फ पावरफुल ही नहीं, बल्कि बहुत तेज भी है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप कुछ पढ़ते हैं तो आप उसे कैसे समझ पाते हैं, या कितनी तेजी से किसी भीड़ में भी आप अपने दोस्त को या कोई जाना पहचाना चेहरा पहचान लेते हैं? ये कमाल आपके ब्रेन और उसके अंदर लाखों न्यूरॉन्स का है। ये कितने आश्चर्य की बात है कि एक छोटी सी जगह में आप अनगिनत इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं। तो हम अपने ब्रेन को बेहतर बनाने के लिए आखिर क्या कर सको? इस बुक में आप सीखेंगे कि ब्रेन कैसे काम करता है और आप इसे हमेशा अच्छी कंडीशन में कैसे बनाए रख सकते हैं। हमारा ब्रेन बहुत ही दिलचस्प और हैरान कर देने वाली मशीन है। इस बुक के जरिए आप इसके बारे में बहुत कुछ जानेंगे, क्योंकि यकीन मानिए आपका ब्रेन आपको बहुत अच्छे से जानता है। एक्सरसाइज रूल नंबर। व्यायाम मस्तिष्क की शक्ति को बढ़ाता है। हमारे जो पूर्वज थे, एक तरह से आप उन्हें बंजारा कह सकते हैं, क्योंकि वो तैसे एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। वो अलग अलग जगह जाने के लिए मजबूर थे, क्योंकि एक जगह पर लंबे समय तक रहना संभव नहीं था। उन्हें कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, जैसे उनके पास खाने की या लकड़ी की कमी जाती थी, जंगली जानवर हमला कर देते थे, या मौसम हमेशा बदलता रहता था। ऐसी कंडीशन का सामना करते हुए आगे बढ़ते रहने से ब्रेन को तेजी से डेवलप होने में मदद मिली। लेकिन अगर आज की बात करें तो हमारे पूर्वजों की तुलना में हमारी लाइफस्टाइल और रहन सहन बहुत अलग है। आज हम अपनी सीट से हिले बिना कई घंटों का सफर तय कर लेते हैं। कई तरह की मशीन ने हमारा काम आसान बना दिया है। हाँ, हमारा बुढ़ापा कैसा होगा, हमारी लाइफस्टाइल का इस पर गहरा असर होता अगर आप एक सुस्त जीवन जीते हैं, यानी इनएक्टिव हैं, और आपने अपनी जिंदगी का ज्यादातर समय सोफे पर लेटे हुए बिताया है, तो इसमें कोई शक नहीं कि अब बढ़ती उम्र के साथ हमारा शरीर ढलने लगेंगे। लेकिन अगर आपने एक एक्टिव लाइफस्टाइल अपनाया है, तो आप सफर के बाद भी चुस्त और फुर्तीले बने रहेंगे। एक्सरसाइज करने के बहुत फायदे होते हैं। ये हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसी बीमारियों के रिस्क को कम कर देता है। ये आपको फिजिकली और मेंटली परफेक्ट शेप बनाए रखता है।
कई स्टडी ने यह साबित किया है कि जो लोग एक्टिव लाइफस्टाइल अपनाते हैं वो मेमोरी, लॉजिक, प्रॉब्लम सोल्व करने की एबिलिटी और बातों को समझने की पावर में सुस्त लोगों की तुलना में काफी आगे होते। अगर आप भी आलसी और सुस्त हैं तो उदास ना हो क्या, क्योंकि रिसर्च करने वालों ने गौर किया तो पाया कि एक्सरसाइज प्रोग्राम को फॉलो करने के बाद इनएक्टिव लोगों की मेंटल एबिलिटी में काफी इंप्रूवमेंट होने लगा था। 4 महीनों में उन्होंने बहुत प्रोग्रेस दिखाई थी। एक्सरसाइज बुढ़ापे में होने वाली बीमारियों के रिस्क को भी कम करता है। ये आपके मूड को अच्छा बनाए रखता है, क्योंकि फिजिकल एक्सरसाइज आपके नर्वस सिस्टम में सेरोटोनिन, डोपामीन, निकोसामीन और नोरेपिनेफ्रिन को रिलीज करता है। जैक ललिन इस बात का परफेक्ट एग्जाम्पल है कि एक्सरसाइज ब्रेन की पावर को कैसे बूस्ट करता है। 70 साल की उम्र में उन्होंने कैलिफोर्निया के लॉन्ग बीच हार्बर से क्वींस वे ब्रिज तक 70 बोट, जिसमें एक आदमी सवार था, उसे खींचकर सबको चकित कर दिया था। जैक के पीछे 70 बोट बंधी थी और उन्होंने 1.5 मील की दूरी तय की। स्ट्रॉन्ग बॉडी के अलावा उस उम्र में भी जैक मेंटली फिट थे। उनका माइंड और बॉडी एक 20 साल के नौजवान जैसा था। अब आइए जिम और फ्रैंक को एग्जाम्पल के रूप लेते हैं, जिन्होंने एक्टिव और इनएक्टिव लाइफस्टाइल को अपनाया था। जिम वृद्धाश्रम में रहते थे। वो ज्यादा चलते फिरते नहीं थे, बस टीवी के सामने बैठे रहते थे। वो काफी दुखी थे और अक्सर बिना किसी कारण से रोने लगते। दूसरी ओर फ्रैंक फिजिकली और मेंटली एक्टिव थे। वो हमेशा किसी ना किसी काम में बिजी रहते। असल में फ्रैंक एक आर्किटेक्ट थे, जिन्होंने 90 साल की उम्र में एक म्यूजियम बनाने का काम पूरा किया था। फिजिकली हेल्थी होने के साथ साथ वो अपनी जिंदगी से खुश भी थे। आपको क्या लगता है, इस फर्क का कारण क्या था? जब आप खुद को एक्टिव बनाए रखते हैं तो आप पॉजिटिव विचारों और एनर्जी से भरे होते हैं, लेकिन जहां आपने खाली बैठना शुरू किया तो आपके माइंड में शैतानी ख्याल घर करने लगते हैं और आपको नेगेटिव विचारों से भर देते हैं, जो आपके दुख और तकलीफ का कारण बनता है, जैसा कि जिम के साथ हुआ था। कई लोग हैं जो जिम की तरह सुस्त और इनएक्टिव हैं, लेकिन उनके लिए अब भी उम्मीद बची है। हर रोज सिर्फ 20 मिनट का एक्सरसाइज भी आपके हेल्थ और मूड में पॉजिटिव बदलाव लाने की ताकत रखता है। सर्वाइवल रूल नंबर 2, विकसित मानव मस्तिष्क। हमारे पूर्वजों ने कठोर वातावरण से बचने के लिए सिर्फ अपनी बॉडी का ही नहीं, बल्कि अपने दिमाग का भी बहुत इस्तेमाल किया। वो सिंबॉलिक रीजनिंग का इस्तेमाल करते थे। सिंबॉलिक रीजनिंग वो कला है जो हमें जानवरों से अलग बनाती है। ये उन चीजों को देखने की एबिलिटी है जो सच में मौजूद नहीं है। इमेजिन कीजिए कि आप अपने हाथ पर एक सीधी और लंबी लाइन ड्रा करते हैं। क्योंकि हमारे पास सिंबॉलिक रीजनिंग है, इसलिए हम समझ जाते हैं कि इसका मतलब या तो अल्फाबेट आई है या नंबर 1। सिंबॉलिक रीजनिंग ने हमारे पूर्वजों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में और अगर आगे कोई खतरा है तो हमें सावधान करने में मदद की है। ये तो शुक्र है कि समय के साथ इंसान में कई बदलाव और डेवलपमेंट हुआ और कुछ ऐसे सिंबल बन गए जिन्हें दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी समझ सकता है। जैसे रेड सिग्नल का मतलब है स्टॉप, थम्स अप का मतलब है ओके वगैरह। हम कई फील्ड में जैसे लैंग्वेज, आर्ट, पोएट्री में भी सिंबॉलिक रीजनिंग को यूज करते हैं। हमने अपने कल्चर को इस यूनिक एबिलिटी में ढाला है। हमारे पवित्र ग्रंथों, पौराणिक कथाओं और दिजागों के बारे में सोचिए। इंसानों ने सिंबॉलिक रीजनिंग की मदद से धर्म और कॉर्पोरेशन को बनाया। जानवर ये सब कुछ नहीं कर सकते थे। नेचुरल सिलेक्शन ने हमारे कमजोर पूर्वजों को हटा दिया और ज्यादा मजबूत लोगों का जीन्स अगली पीढ़ी में चला गया। फिर भी हिस्ट्री ने इसे अनदेखा कर दिया। जब ईस्ट अफ्रीका में हमारे पूर्वजों ने एक छोटी सी आबादी से धरती पर जिंदगी की शुरुआत की थी, तो आज आबादी 7 अरब तक कैसे पहुंच गई? तो इसका जवाब है बदलाव। इससे लड़ने के बजाय हमने बदलाव के साथ ढलना और उसे अपनाना सीखा। स्मिथसोनियन म्यूजियम ह्यूमन ओरिजिन्स के डायरेक्टर रिचर्ड पॉट्स इस थ्योरी को वेरिएबिलिटी सिलेक्शन थ्योरी कहते हैं। यह थ्योरी बताता है कि हमारे ब्रेन में 2 पावरफुल विशेषताएं हैं। पहला, हम जब गलतियां करते हैं तब हम सचेत हो जाते हैं, और दूसरा, हमारा ब्रेन हमें उनसे सीखने की परमिशन देता है। इस एबिलिटी ने हमारे पूर्वजों को बिना किसी मदद के तेजी से बदलती हुई कंडीशन को झेलते हुए आगे बढ़ना सिखाया। उन्हें बताने या सिखाने वाला कोई नहीं था।
उन्होंने खुद सब कुछ झेला और आगे बढ़ते रहे। एक और चीज जो हमें जानवरों से अलग बनाती है वो है बाइपेडलिज्म। ये वो एबिलिटी है जो हमें दो पैरों पर चलने और हाथों को दूसरे काम के लिए इस्तेमाल करने की क्षमता देती है। लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर जो इंसानों को औरों से अलग करता है वो है हमारे ब्रेन का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स खास तौर पर प्रॉब्लम को सॉल्व करने, ध्यान फोकस करने और नेचुरल सेंस या इंट्यूशन को कंट्रोल करने के लिए जिम्मेदार होता है। आइए एक कहानी से इसे समझते हैं। ये कहानी है 25 साल के फिनीज गेज की है। वो रेलरोड कंस्ट्रक्शन टीम का हेड था। गेज का परिवार और उसके साथी उसे मजाकिया, स्मार्ट और मेहनती एलडीडीडे के रूप में जानते हैं। एक दिन काम के दौरान गेज एक भयानक दुर्घटना का शिकार हो गया। वो चट्टानों को हटाने के लिए ब्लास्ट की तैयारी कर रहा था, लेकिन धमाका समय से पहले हो गया। 3 फुट लंबा स्टील का रॉड सीधे गेज के ब्रेन के सेंटर में घुस गया। इसने उसके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को पूरी तरह डैमेज कर दिया था। यह किसी चमत्कार से कम नहीं था कि गेज की जान बच गई थी, लेकिन इस घटना ने उसकी जिंदगी बदल कर रख दी। हंसता मुस्कुराता गेज अब चिड़चिड़ा, गुस्सैल और झगड़ालू हो गया था। कुछ सालों बाद मिर्गी के दौरों की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। ट्योको दोहराना याद रखें, जैसा कि नाम से पता चलता है, शॉर्ट टर्म की मेमोरी इतनी भी शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होती है। साइंटिस्ट एलन बैडली के अनुसार इसमें 3 फैक्टर का एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। पहला है ऑडिटरी, दूसरा है विजुअल और तीसरा है एग्जीक्यूटिव। शॉर्ट टर्म मेमोरी के लिए ज्यादा सटीक शब्द वर्किंग मेमोरी है। ऑडिटरी फैक्टर हमारे द्वारा सुने गए शब्दों के लिए दिया गया है। विजुअल फैक्टर उस इमेज के लिए जिम्मेदार है जो हम देखते हैं और हमारे ब्रेन में उसकी पिक्चर बनाते हैं। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव शॉर्ट टर्म मेमोरी में सभी चीजों का ट्रैक बनाए रखता है। आइए एक कहानी से इसे समझते हैं। मिगेल नाजडॉर्फ जाने माने चेस प्लेयर थे। जब वो एक कंपटीशन के लिए अर्जेंटीना में थे तो जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया था। मिगेल के परिवार को बंदी बनाकर कंसंट्रेशन कैंप में ले जाया गया। इस उम्मीद के साथ कि वो दोबारा अपने परिवार से मिल पाएंगे, मिगेल ने 11 घंटे में चेस के 45 गेम खेले। उन्होंने इसे एक पब्लिसिटी स्टंट के रूप में इस्तेमाल किया था ताकि उनके परिवार का कोई मेंबर उनके बारे में सुनकर उनका पता लगा सके। 11 घंटों तक बिना रुके चेस खेलना अपने आप में हैरान करने वाला था, लेकिन इसमें एक और दिलचस्प बात थी, जो ये थी कि मिगेल आंखों पर पट्टी बांधकर ये सभी गेम खेल रहे थे। इस बात पर ध्यान दें कि गेम की शुरुआत में चेस के बोर्ड पर हर पीस के लिए एक जगह फिक्स होती है। मिगेल ने सबसे पहले ऑडियो फैक्टर का इस्तेमाल करते हुए गेम खेला। जब सामने वाला प्लेयर अपनी चाल चल देता तो मिगेल उससे पूछते कि उसने कौन सा पीस बढ़ाया है और उसके हिसाब से अपनी चाल चलते। उसके बाद उन्होंने विजुअल फैक्टर का इस्तेमाल कर अपने ब्रेन में इमेज बनाई कि चेस बोर्ड पर हर पीस कैसे चलता है। इसीलिए वो आंखें बंद रखते हुए भी गेम आसानी से जीत सकते थे। अंत में मिगेल ने सेंट्रल एग्जीक्यूटिव फैक्टर का इस्तेमाल एक गेम को दूसरे से अलग करने के लिए किया। मतलब जब एक गेम खत्म हो जाता तो वो अपनी मेंटल इमेज को दोबारा गेम के शुरुआती सेटिंग पर सेट कर लेते। जैसा कि एबिंगहॉस ने कहा, अगर आप बीच में अपनी इंफॉर्मेशन को रिपीट नहीं करेंगे और उसे दूसरे जरूरी इंफॉर्मेशन के साथ कनेक्ट नहीं करेंगे तो आप जल्द ही उसके बारे में भूल जाएंगे। इस प्रोसेस को कंसोलिडेशन कहा जाता है। इस तरह हम अपनी शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में बदलते हैं। आसान शब्दों में कंसोलिडेशन का मतलब है रिपीट करना और जोड़ना। अगर आप सच में कुछ याद रखना चाहते हैं तो आपको उसे बार बार रिपीट करना होगा। इसका मंत्र है रिपीट करें और कनेक्ट करें। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आपकी बचपन की यादें उतनी भी सटीक नहीं हैं जितना आप सोचते हैं। जैसे समय बीतता है, आपकी मेमोरी में किसी भी घटना की डिटेल मिटने लगती है और इसलिए ब्रेन नई बातें उस घटना में जोड़ने लगता है। आपका ब्रेन दुनिया में आपके द्वारा एक्सपीरियंस की गई हर इंफॉर्मेशन को अपने अंदर ले लेता है। इसीलिए यह आपकी पुरानी यादों को नई यादों के साथ जोड़ने की टेक्निक का इस्तेमाल करता है। इससे ब्रेन को हर चीज का मतलब समझने में आसानी होती है। जैसे मान लीजिए
कि 8 साल की उम्र में आपने बीच पर अपने पेरेंट्स साथ बहुत ही अच्छा समय बिताया। 10 साल की उम्र तक आप उस दिन की डिटेल को बिल्कुल सटीक तरह से याद रख पाएंगे। हो सकता है कि आपने अपनी डायरी में उस दिन के बारे में लिखा भी हो, लेकिन अगर आप 30 साल बाद उस डायरी को पढ़ेंगे तो उस दिन की मेमोरी वैसी नहीं होगी जो डायरी लिखते वक्त थी। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि आपके नए एक्सपीरियंस उस खुशनुमा मेमोरी पर अपना असर डालते हैं, जिस वजह से उसकी डिटेल मिटने लगती है। जिन बातों को हम बार बार याद नहीं करते, वो बातें ब्रेन अपने आप डिलीट करने लगता है। स्लीप रूल नंबर 6, अच्छी नींद लें, अच्छा सोचें। अक्सर नींद की कमी की वजह से हमारे सोचने समझने और प्रतिक्रिया देने की क्षमता प्रभावित होती है। ऐसा महसूस करना स्वाभाविक है, क्योंकि अध्ययन बार बार यह साबित कर चुके हैं कि नींद की कमी हमारी बॉडी को गंभीर नुकसान पहुंचाती है। हम बिना रुके और बिना आराम किए लगातार काम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी बॉडी में जागने और सोने का एक स्वाभाविक ऑटोमेटिक सिस्टम बना हुआ है। नींद और जागने का यह संतुलन शरीर के भीतर चल रहे दो प्रक्रियाओं, प्रोसेस सी और इस प्रोसेस एस के बीच की लड़ाई जैसा है। प्रोसेस सी, इसमें वे हार्मोन और केमिकल शामिल हैं जो आपको जागा रखने का काम करते हैं। प्रोसेस सारे, इसमें वे हार्मोन और केमिकल शामिल हैं जो आपको सुलाने का काम करते हैं। जब आप लंबे समय तक जागते रहते हैं तो प्रोसेस एस अधिक प्रभावी हो जाता है, जिससे नींद का दबाव बढ़ता है। इसी कारण आपकी बॉडी को नींद की आवश्यकता होती है और यह थकावट के साथ अनिवार्य रूप से महसूस होने लगती है। यहां तक कि दोपहर में झपकी लेना भी वैज्ञानिक रूप से स्वस्थ माना गया है। झपकी लेने का मतलब आलसी होना नहीं है, यह सिर्फ आपकी बॉडी को कुछ देर आराम करने का मौका देने जैसा है। उदाहरण के लिए, नासा द्वारा किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि सिर्फ 26 मिनट की झपकी लेने से पायलट की परफॉर्मेंस में 64% तक सुधार हुआ। इसी तरह एक अन्य अध्ययन में देखा गया कि 45 मिनट की झपकी लेने वाले छात्रों की मानसिक प्रक्रिया और अधिक बेहतर हो गई। एक प्रेरणादायक उदाहरण 1965 में 17 वर्षीय रैंडी गार्नर ने एक विज्ञान प्रोजेक्ट के लिए 11 दिनों तक लगातार जागने का फैसला किया। इस उपलब्धि ने उन्हें सबसे लंबे समय तक जागे रहने का रिकॉर्ड दिलाया। लेकिन इस प्रयोग के दौरान रैंडी की स्थिति बिगड़ने लगी। वह चिड़चिड़ा हो गया, भूलने लगा और भ्रम जैसी समस्याएं महसूस करने लगा। यहां तक कि उसमें अल्जाइमर जैसे लक्षण, मानसिक भ्रम और पागलपन जैसी स्थितियां भी देखने को मिली। एक्सपेरिमेंट के आखिरी दिन तक रैंडी इतना थक गया था कि उसकी उंगलियां कांपने लगीं और वह सही से बोल भी नहीं पा रहा था। उसकी बॉडी एक खराब हुई मशीन की तरह काम कर रही थी। क्यों जरूरी है पूरी नींद? नींद सिर्फ बच्चों के लिए ही नहीं, बल्कि हर उम्र के इंसान के लिए आवश्यक है। यह बॉडी को खुद को रिचार्ज करने का स्वाभाविक तरीका है। जब आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हों या किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हों, तो बीच बीच में ब्रेक लेना और आराम करना जरूरी है। झपकी लेना या पूरी नींद लेना आलसी होने का संकेत नहीं है, बल्कि यह आपको अधिक प्रोडक्टिव और मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। अच्छी नींद आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए उतनी ही जरूरी है जितनी कि भोजन और व्यायाम। इसीलिए हमेशा पूरी नींद लें और स्वस्थ रहें। रूल 7, अन्वेषण। वी आर पावरफुल एंड नेचुरल एक्सप्लोरर्स। मनुष्य का मस्तिष्क स्वाभाविक रूप से जिज्ञासु होता है और जन्म से ही अन्वेषण की प्रवृत्ति हमारे अंदर होती है। बचपन में हम दुनिया को समझने के लिए हर चीज को छूते, सूंघते और अनुभव करते हैं, और यही प्रवृत्ति वयस्कता में भी नई चीजें सीखने और समस्याओं को हल करने में मदद करती है। हमारा मस्तिष्क लगातार नई जानकारी को खोजने और समझने के लिए तैयार रहता है, जो वैज्ञानिक सोच, रचनात्मकता और नवाचार का आधार है। मेडिना बताते हैं कि अगर हम अपनी जिज्ञासा को बनाए रखें और लगातार नई चीजों को सीखने और अनुभव करने की कोशिश करें, तो हम अपने मस्तिष्क की पूरी क्षमता का उपयोग कर सकते हैं। जॉन मेडिना ब्रेन रूल्स में बच्चों की स्वाभाविक जिज्ञासा का उदाहरण देते हैं। वे एक छोटे बच्चे का वर्णन करते हैं।
जो पानी में एक पत्ते को बार बार गिराकर यह देखने की कोशिश करता है कि वह डूबेगा या तैरेगा। हर बार बच्चा पत्ते को अलग तरीके से गिराता है और ध्यान से देखता है कि क्या होता है। यह साधारण घटना दिखाती है कि बचपन से ही हमारा मस्तिष्क प्रयोग और अन्वेषण के लिए तैयार होता है। बच्चा यह नहीं जानता कि वह वैज्ञानिक प्रयोग कर रहा है, लेकिन उसकी हर क्रिया यह साबित करती है कि जिज्ञासा और सीखने की प्रवृत्ति हमारे मस्तिष्क में गहराई से निहित है। यही खोजपरक स्वभाव बाद में वयस्कता में हमारे नवाचार और रचनात्मकता का आधार बनता है। रूल 8, लिंग भिन्नताएं। मेल एंड फीमेल ब्रेन्स आर डिफरेंट। पुरुष और महिला के मस्तिष्क में संरचनात्मक और कार्यात्मक भिन्नताएं होती हैं, लेकिन ये अंतर उनकी क्षमता या प्रदर्शन को निर्धारित नहीं करते। मेडिना बताते हैं कि पुरुष और महिला मस्तिष्क में हार्मोन, भावनात्मक प्रतिक्रिया और तनाव से निपटने के तरीके में अंतर होता है। उदाहरण के लिए, तनाव के दौरान पुरुष अक्सर समस्या का समाधान खोजने की ओर झुकते हैं, जबकि महिलाएं भावनात्मक समर्थन और संबंधों पर ध्यान केंद्रित करती हैं। ये भिन्नताएं विकास और जैविक प्रक्रियाओं का परिणाम है, जो दोनों लिंगों को उनके अद्वितीय दृष्टिकोण और ताकत प्रदान करती हैं। मेडिना ने पुरुष और महिला मस्तिष्क के भावनात्मक प्रबंधन में अंतर का उदाहरण दिया। उन्होंने बताया कि जब किसी महिला और पुरुष को एक ही तनावपूर्ण स्थिति का सामना करना पड़ता है, तो महिला का मस्तिष्क अमिग्डाला, जो भावनाओं को नियंत्रित करता है, से अधिक सक्रिय प्रतिक्रिया करता है, जबकि पुरुष का मस्तिष्क समस्या को तार्किक रूप से हल करने के लिए प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स पर अधिक निर्भर करता है। यह दिखाता है कि तनाव का अनुभव और उससे निपटने का तरीका दोनों लिंगों में भिन्न हो सकता है। इन भिन्नताओं को समझने से न केवल बेहतर आपसी सहयोग होता है, बल्कि यह भी पता चलता है कि पुरुष और महिला अपने मस्तिष्क की विशेषताओं का उपयोग करके एक दूसरे को रूल 9 दृष्टि, विजन ट्रम्प्स ऑल अदर सेंसेस। हमारा मस्तिष्क दृश्य जानकारी को अन्य इंद्रियों से कहीं अधिक प्रभावी ढंग से प्रोसेस करता है। मेडिना के अनुसार एक चित्र 1000 शब्दों के बराबर होता है, और यही कारण है कि मस्तिष्क दृश्य जानकारी को प्राथमिकता देता है। मस्तिष्क में देखने, समझने और याद रखने की क्षमता दृष्टि के माध्यम से सबसे तेज और कुशल तरीके से काम करती है। जब हम किसी जानकारी को चित्रों या वीडियो के रूप में देखते हैं, तो यह जानकारी मस्तिष्क में अधिक गहराई से दर्ज होती है और लंबे समय तक याद रहती है। मेडिना ने एक शोध का उदाहरण दिया, जिसमें यह साबित हुआ कि लोग यदि किसी विषय को सिर्फ शब्दों के माध्यम से पढ़ते हैं, तो उन्हें उसे समझने में औसतन 20% अधिक समय लगता है, जबकि वही जानकारी यदि चित्रों और ग्राफिक्स के साथ दी जाती है, तो लोग उसे समझने और याद रखने में कहीं अधिक प्रभावी होते हैं। यह उदाहरण यह सिद्ध करता है कि मस्तिष्क के लिए दृश्य जानकारी का प्रभाव वाकई बहुत ज्यादा होता है, और हम किसी भी विचार या अवधारणा को दृश्य रूप में प्रस्तुत करके बेहतर तरीके से समझ और याद कर सकते हैं। इस नियम के अनुसार यदि हम किसी भी जानकारी को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो चित्र, चार्ट या वीडियो का उपयोग करना सबसे अच्छा होता है, क्योंकि यह मस्तिष्क के लिए अधिक आकर्षक और प्रभावी है। रूल 10 तनाव। स्ट्रेस्ड ब्रेन्स डोंट लर्न द सेम वे। तनाव मस्तिष्क की कार्यक्षमता पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। जब हम लंबे समय तक तनाव में रहते हैं, तो हमारा मस्तिष्क नई जानकारी को संसाधित और याद रखने में कठिनाई महसूस करता है। डॉ मेडिना बताते हैं कि तनाव का हमारे दिमाग की संरचना, विशेष रूप से हिप्पोकैम्पस, जो स्मृति और सीखने के लिए जिम्मेदार है, पर सीधा प्रभाव पड़ता है। लगातार तनाव से मस्तिष्क में हार्मोनल असंतुलन होता है, जिससे हमारी सीखने, याददाश्त और निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होती है। मेडिना एक कार्यस्थल पर किए गए अध्ययन का उदाहरण देते हैं। इसमें दिखाया गया कि जिन कर्मचारियों को बार बार कठोर समय सीमा का सामना करना पड़ता था, उनके प्रदर्शन में गिरावट आई। इसका कारण यह था कि तनाव ने उनकी सोचने और समस्या हल करने की क्षमता को कमजोर कर दिया। इसके विपरीत जिन कर्मचारियों को सहयोगी माहौल और पर्याप्त आराम दिया गया, उन्होंने बेहतर रचनात्मकता और उत्पादकता दिखाई।
यह नियम बताता है किसी की तनाव प्रबंधन तकनीकों जैसे कि ध्यान, योग और पर्याप्त नींद लेना मस्तिष्क को स्वस्थ रखने और बेहतर प्रदर्शन के लिए आवश्यक है। तनाव से बचकर या उसे नियंत्रित करके हम अपने सीखने और काम करने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। रूल 11 ध्यान, V11 ध्यान। डोंट पे अटेंशन टू बोरिंग थिंग्स। मस्तिष्क केवल उन्हीं चीजों पर ध्यान केंद्रित रूल है जो उसे रोचक या प्रासंगिक लगती हैं। मेडिना बताते हैं कि ध्यान बनाए रखना एक चुनौती है क्योंकि हमारा मस्तिष्क बोरिंग और जटिल चीजों को स्वाभाविक रूप से नजरअंदाज कर देता है। ध्यान केंद्रित करने की क्षमता सीधे उस जानकारी की प्रस्तुति और उसके महत्व से जुड़ी होती है। इसके अलावा मस्तिष्क मल्टीटास्किंग के लिए नहीं बना है। एक समय में वह केवल एक काम पर प्रभावी ढंग से ध्यान दे सकता है। मेडिना ने एक कॉलेज लेक्चर का उदाहरण दिया जहां छात्रों ने शुरुआत में ध्यान दिया, लेकिन जैसे जैसे समय बीता उनकी रुचि कम होती गई। यह दिखाता है कि अगर जानकारी को रोचक ढंग से प्रस्तुत नहीं किया जाता तो मस्तिष्क जल्दी ऊब जाता है। इसके विपरीत जब वही जानकारी कहानियों, उदाहरणों या विजुअल्स के माध्यम से प्रस्तुत की गई तो छात्रों ने उसे बेहतर तरीके से याद किया। यह नियम सिखाता है कि यदि आप किसी का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं तो जानकारी को रोचक, प्रासंगिक और दृश्य सामग्री के साथ प्रस्तुत करें। साथ ही ध्यान केंद्रित करने के लिए छोटे छोटे ब्रेक लेना भी जरूरी है ताकि मस्तिष्क नई ऊर्जा के साथ काम कर सके। रूल 12 तार्किकता। एवरी ब्रेन इज वायर्ड डिफरेंटली। हर व्यक्ति का मस्तिष्क अपनी विशेष संरचना और काम करने के तरीके के कारण अलग होता है। हमारे अनुभव, शिक्षा और माहौल मस्तिष्क को आकार देते हैं। दुनिया में कोई भी दो मस्तिष्क पूरी तरह एक जैसे नहीं होते। यह भिन्नता ही हमें अनूठा बनाती है। हमारा सोचने का तरीका, सीखने की प्रक्रिया और समस्याओं को हल करने की शैली इस बात पर निर्भर करती है कि हमारा मस्तिष्क कैसे विकसित हुआ है। उदाहरण के लिए, किसी कक्षा में एक छात्र गणित की अवधारणाओं को जल्दी समझ सकता है, जबकि दूसरा वही अवधारणा एक दृश्य प्रस्तुति जैसे ग्राफ या चार्ट के माध्यम से बेहतर समझता है। दोनों का मस्तिष्क अलग तरह से जानकारी को प्रोसेस करता है। यह सिद्ध करता है कि हर मस्तिष्क अपनी संरचना और अनुभवों के आधार पर अलग तरीके से काम करता है।